खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। लास्ट क्लास तो होमवर्क क्या दिया था मैंने, और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक्स। तैयार हो एकदम? क्लास स्टार्ट हो गई भाई, क्लास स्टार्ट हो गई। होमवर्क भी था। सॉलिड स्टेट में S1 O1 और बची हुई जेई मेंस। अच्छा, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। दर्शन का कहना है सर आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया। तो कोई भी डाउट नहीं है, समीर का कहना है। होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो गए, नो डाउट्स, बहुत बढ़िया जी। आशीष का कहना है एक क्वेश्चन में डाउट है 31 में। चलो जी, तो मेरे हिसाब से ज्यादा डाउट्स तो है नहीं, तो थर्मो स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट के 10 मिनट्स में जो भी डिस्कशन होगा वो कर लेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल तैयार एकदम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो जेई एडवांस के लिए, खासकर जेई एडवांस में एक अच्छा खासा वेटेज इसका आता है। इवन केमिस्ट्री में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, फिजिक्स में भी आप कह सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज है। कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। वो चेंज हो जाएगा बेटा मोहम्मद, तुम अपना, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना क्या पढ़ रहे हैं। बस। देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, बट केमिस्ट्री में ज्यादा वास्ट है, काफी बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो वो आगे बढ़ेंगे तब आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने फिजिक्स में कर रखा है वो भी जरूर करें, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। और मजा आएगा पढ़ के, बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स, यानी बेसिक चीजें क्लियर होगी आपको, जिसे मैं बेसिक्स कह सकता हूँ। छोटी छोटी बातें जो हम सोचते हैं, इस दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से यहाँ से हम कह सकते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें सोचना किस तरह से चाहिए। तो वो बेसिकली है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक में भी अच्छी खासी थर्मोडायनेमिक्स यूज होती है, इनऑर्गेनिक में भी अच्छी खासी यूज होती है, तो वहां पर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चैप्टर। और यस, कोई कह रहा है कि सर इसके बाद में इरोडो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस मेरे पढ़ने के बाद आप इरोडो के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली नेचर के अंदर हमें पता है बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो कुछ तो फिजिबल होते हैं, मतलब हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मैं बोलता हूं दैट वो फिजिबल है। राइट, वर्ड क्या यूज किया मैंने? फिजिबल।
मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज फिजिबल, जो नहीं हो रहे हैं वो फिजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है कि नेचर में कौन से चेंजेस होंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए, केवल केवल आपका कॉमन सेंस चाहिए, बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए बस, और उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, मेजर पोर्शन आप नया सीखोगे। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता कि कैसे डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। तो बहुतों के दिमाग में ये आता है कि सर एनर्जी ये सब कुछ डिसाइड करती है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें एनर्जी बढ़ती है तब भी वो रिएक्शन होती है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एनर्जी कम होती है, वो भी फिजिबल होती है, और बहुत सारी फिजिबल नहीं होती है। तो एनर्जी से हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, तो एनर्जी से नहीं, ये सब डिसाइड होता है एंट्रोपी से। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंट्रोपी क्या है, इससे कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये बताना चाहता हूं एनर्जी से नहीं डिसाइड होता। बहुत जगह हम, खासकर ऑर्गेनिक में स्पेशली, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम प्रोडक्ट इससे डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से या एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, लेकिन हर जगह वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ज्यादा अच्छा तरीका है, रादर देन एनर्जी, हमें किससे डिसाइड करना चाहिए, एंट्रोपी से। लेकिन अभी कह सकते हो सर ये एंट्रोपी क्या है, हमें तो इसका एबीसीडी कुछ भी नहीं पता, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्या टारगेट है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, वो आप लिख सकते हो। तो दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ दिस चैप्टर mainly deals with feasibility of a chemical, of a change कह सकता हूं, of a change जिसमें सब आ गए, सारे चेंजेस, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, जो भी चेंज आप सोच सकते हो। feasibility of a change with the help of first, second and third law of thermodynamics। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ये सब धीरे 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 इस चैप्टर में आएगा। और उसी से हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी, और फिर एंट्रोपी से हम बता पाएंगे कि कौन से चेंज होंगे। फिर से बोल रहा हूं, फिजिबल मतलब कौन सा जो हो रहा है वो फिजिबल है, नॉट फिजिबल मतलब वो नहीं हो रहा है। अब यहां पर ये लेंथी चैप्टर है देखो, और बहुत यूं कह दो थ्योरी भी है इसमें, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी है, ऐसा नहीं केवल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट यूं कह दो कि मैथमेटिक्स का को आपको कैसे रीड करना है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो हम यहां पर देखेंगे। तो उस मैथमेटिकल रिजल्ट्स को हमें कैसे रीड करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो यहां पर हम देखेंगे। तो ये सब बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेंथी चैप्टर है, अराउंड 18 लेक्चर्स हम इसमें लगाएंगे, अराउंड 18 लेक्चर। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री अलग है, तो ये काफी लेंथी चैप्टर है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पुराना नहीं पता तो आगे वाली चीजें देखो नहीं समझ पाओगे। तो आपको सब कुछ पुराना याद रखना होगा, पॉइंट्स बना बना के उसको याद करने होंगे कि सर ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया, सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ाया, थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ाया, ताकि वो एक चेन बनी रहे, वो चेन ब्रेक ना हो, तभी हमें अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आएगी। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो तो इस बार भी 2 क्वेश्चन तो प्योरली, यानी 3 क्वेश्चन इससे प्योरली इससे आए, राइट। फिर थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में कुछ कुछ पार्ट और भी था, तो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये चैप्टर है। तो ढंग से सुनना,
समझ में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप साथ साथ में करोगे तो सब समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट साथ में एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचना होगा, बिकॉज ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है। एक और चीज मैं बता दूं, बहुत बार आपको यहां लगेगा कि सर ऐसे क्यों सोच रहे हैं हम, तो देखो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है। इसमें यह नहीं कि हम ऐसे क्यों सोचें, हम उस तरह से सोचने पर हमारी जो बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यार इस तरह से सोचो, क्योंकि इसके इस तरह से सोचने से रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर जाते हैं। इसका मतलब वो थॉट प्रोसेस जो है वो हमारा सही है। अब स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत सारी हो गई, देखते हैं चैप्टर में क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तीन टर्म्स हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और वो है हीट, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों की यूनिट्स की अगर हम बात करें तो तीनों की यूनिट्स जो है वो सेम होती, या तो जूल या कैलोरी। बट क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वेरी गुड, जयदीप का कहना है सर आपका थर्मोडायनेमिक्स वर्ल्ड फेमस है। वाओ, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड ही है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी? या तो आप इसकी डेफिनेशन बता दो, जो भी जानते हो हीट के बारे में। बिल्कुल, ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा। बहुत, रचित को बहुत मजा आया लास्ट ईयर भी पढ़ के, तो रचित इस बार एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए चैप्टर को करते वक्त। अभी इस तरह से करना कि ये लगे अब तो मैं साल भर इस चैप्टर को कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन करूंगा बीच बीच में थोड़े थोड़े, और वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, it is a form of energy. Heat and work are form of heat is energy, heat transfer of energy. सर इंजस में एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेम का कहना है राइज इन टेम्परेचर, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क, ये क्या लिखा आपने, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, अक्षत ने लिखा है हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, हिमांशु ने लिखा हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। हो, ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड ऐसा। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, प्रखर का करना है इंटरचेंजिंग, हीट मींस गर्मी हीट का मतलब गर्मी, एनर्जी का मतलब गर्मी नहीं है। अच्छा ये बताओ, सन से क्या मिल रही है तुम्हें, हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है? हाँ, सन से क्या मिल रही, हीट या एनर्जी? अच्छा एक और वर्ड डाल देता हूं इसमें, लाइट। हीट, वर्क, एनर्जी, लाइट, धूप मिल रही है। लाइट क्या है, लाइट, LIGHT। एनर्जी इज, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिलीजेज आफ्टर फिजिकल, अरे यार पढ़ नहीं पाता हूँ, लंबे लंबे सेंटेंस वो चले जाते हैं। एनर्जी से हीट लॉस होता है वन, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा। अच्छा किसी ने विटामिन डी, लाइट इज मीडियम, किसका मीडियम? चलिए आते हैं इस पर। बेसिकली यस, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, हीट एंड वर्क जो है वो एक तरह की एनर्जी ही है, आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली अगर आपको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो इसके केवल दो ही तरीके हैं, केवल दो ही तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। या तो हीट के थ्रू आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, या वर्क के थ्रू। तो एनर्जी को, यानी एक सेंटेंस हम यहां पर लिख सकते हैं, इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इट इज, यानी हीट के लिए भी एंड वर्क के लिए, हीट एंड वर्क ऐसे लिख देता हूं, हीट एंड वर्क
आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो दो तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। अब हीट किससे कहेंगे, हीट कब वर्ड यूज करेंगे आप, अगर एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो उस एनर्जी को आप क्या कह सकते हो, हीट कह सकते हो। तो हीट इज एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वर्क क्या है, अगर एनर्जी का ट्रांसफर किसी फोर्स के कारण हो रहा है, जैसे ये पेन यहां है, इस पेन को मैं यहां से यहां लेके चला गया, दिख रहा है पेन हाथ में, यहां से यहां लेके चला गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, आपको भी पता है। तो फिर इसको एनर्जी किसने दी, मैंने दी, यानी मैंने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इस पेन को। बट ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, इस एनर्जी को मैं क्या कहूंगा, वर्क। यानी वर्क किसे कहोगे, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू सम फोर्स, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू सम फोर्स। फोर्स के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे आप क्या कहोगे, वर्क कहोगे, राइट। यानी या तो एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा, या एनर्जी का ट्रांसफर किसी न किसी फोर्स के कारण होगा। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट। अगर फोर्स के कारण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क। और इसके अलावा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बट ये हीट एंड वर्क, ये वर्ड्स तभी पिक्चर में आएंगे जब आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। अगर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें एनर्जी है, वहां हीट और वर्क का कोई मतलब नहीं है। जो ट्रांसफर्ड एनर्जी है उसे हम कहते हैं हीट या वर्क। या यूं कह दो, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड इज कॉल्ड आइदर हीट और वर्क। बस समझ में आया ये सेंटेंस, लिखो पहले एक बार, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड is called either heat or work, राइट। तो जो ट्रांजिट मोड में एनर्जी होगी, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है। हीट एंड वर्क तब वर्ड पिक्चर में आए जब आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस ट्रांसफर्ड एनर्जी के लिए वर्ड यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है। इसको मैं ऐसे समझा दूं, मान लेते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, कितना, 50 किलो जूल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन जैसे ही ये 50 किलो जूल इस सिस्टम के अंदर जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा, अब उसे हीट नहीं बोलोगे, अंदर जाते ही वो क्या हो गई, एनर्जी हो गई। एक सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है, सिस्टम के अंदर ना तो हीट होती है ना वर्क होता है। इनफैक्ट आप सेंटेंस क्या बोलते हो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, ऐसे बोलो, मेरे अंदर इतनी हीट है, कितना अजीब सा लगा, या मेरे अंदर इतना वर्क है। आपके अंदर एनर्जी होती है, मैं इस एनर्जी को हीट के थ्रू किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं अपनी एनर्जी को वर्क के थ्रू किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, वो डिपेंड करेगा, हीट के थ्रू भी कर सकता हूं, वर्क के थ्रू भी कर सकता हूं। मेरे अंदर एनर्जी है। ये नहीं कि सर मैंने आपको, सर अभी आपको 100 किलो जूल हीट दी तो आपके अंदर हीट है। मेरे अंदर आते ही वो एनर्जी, जब तक ट्रांजिट मोड में थी उसे हीट बोलो, जैसे ही अंदर आ गई दैट इज एनर्जी। समझ में आई मेरी बात। तो सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है, सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए एक दो वर्ड्स में यहां पर आपको बोलता हूं, एक दो वर्ड्स में आपको यहां पर बोलता हूं
देखो अभी अपना कोई दिमाग मत लगो बेटा, इधर उधर के ना, जो मैं पहले बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है? एकदम यूं कह दो ब्लैंक भी हो जाओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। यहां पर अब गलत सेंटेंस क्या बोले जाते हैं, जैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, डीटी लिखते हैं, या टी और डीटी। टी क्या है, टेम्परेचर। डीटी को क्या बोलते हो आप? प्रिंस कह रहा सर बोलते तो हैं, मेरे अंदर इतनी गर्मी, बहुत गर्मी है। उसका मतलब पता है प्रिंस? राइट, टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर, डीटी को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा चेंज। डीटी और डेल्टा टी लार्ज चेंज, डीटी स्मॉल चेंज, राइट? चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसे हीट जो है ना, हीट को हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, क्यू, या कभी कभी इसको डी क्यू। अब इसको क्या बोलोगे, जैसे क्यू और डी क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ। जैसे यहां इसको टेम्परेचर, यहां स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, राइट? डी इसलिए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इसको क्या बोलोगे, हीट और डी क्यू। गौरव ने लिखा है स्मॉल चेंज इन हीट, आयुष ने भी लिखा है, अमन ने भी लिखा है, शुभम ने भी लिखा है, ज्योति ने भी लिखा है, राजवीर ने भी लिखा है, बहुतों ने लिखा चेंज इन हीट। यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। हीट में कभी चेंज नहीं होता। आप डीडब्ल्यू को क्या बोलोगे, चेंज इन वर्क। डीडब्ल्यू वर्क, और डीडब्ल्यू क्या, चेंज इन वर्क। अरे यार वर्क तो वर्क होता है। तो हीट एंड वर्क के कारण एनर्जी में चेंज होता है, हीट एंड वर्क के कारण एनर्जी में चेंज होता है। इसे भी हीट बोलते हैं, आप इसे भी हीट बोलोगे, या ज्यादा ये कह सकते हो स्मॉल हीट ट्रांसफर। चेंज वर्ड नहीं आएगा यहां, चेंज आता है चेंज इन टेम्परेचर, यहां चेंज इन हीट नहीं आएगा। डेल्टा क्यू, डी क्यू अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ये चेंज वर्ड नहीं आएगा। हीट में चेंज नहीं होता, हीट के कारण एनर्जी में चेंज होता है। वर्क में चेंज नहीं होता, वर्क के कारण एनर्जी में चेंज होता है। तो ये अगर आप लिख रहे हो यहां पर, तो इसका केवल मतलब ये है स्मॉल वर्क डन, लार्ज वर्क डन, स्मॉल हीट ट्रांसफर, लार्ज हीट ट्रांसफर। यहां पर मतलब अलग है, यहां पर मतलब अलग है। यहां चेंज इन टेम्परेचर, यहां चेंज इन हीट वर्ड नहीं आना चाहिए। यानी नोट्स में लिख लो इस तरह से, चेंज इन हीट गलत वर्ड, यूज ही नहीं करना है। चेंज इन वर्क गलत है, ये वर्ड आज के बाद यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पर फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी एक सिस्टम के अंदर क्या होती, एनर्जी। हाँ, उसमें चेंज हो सकता है, वो किसके कारण होगा, हीट के कारण होगा, वर्क के कारण होगा। तो वो जो एनर्जी इन ट्रांजिट मोड है उसे हम क्या कहेंगे, या तो हीट या वर्क। ठीक है, अब यहां पर बात आती, सर हीट की भी डेफिनेशन लिख दी, वर्क की भी डेफिनेशन लिख दी। कभी कभी आता है सुजल बेटा फाइनल हीट इनिशियल हीट कुछ नहीं होता। सोच के देखो, सिस्टम में से एनर्जी गई, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी, दैट इज हीट, दैट इज हीट। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके तो हाँ, क्योंकि सिस्टम की फाइनल क्या है, सिस्टम के अंदर तो एनर्जी है, क्या सिस्टम के अंदर हीट है क्या? तो इनिशियल फाइनल कैसे करोगे?
समझ में आ गई बात? सिस्टम के अंदर एनर्जी होती, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ये वर्ड बोल सकते हो, दैट्स इट। इनिशियल हीट, फाइनल हीट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इन इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी दोनों का डिफरेंस या तो हीट के बराबर होगा या दोनों का डिफरेंस वर्क के बराबर होगा। इसको भी हीट ट्रांसफर बोलोगे, ये भी हीट ट्रांसफर है, ये भी हीट ट्रांसफर है। हाँ, अब ये कह सकते हो कोई स्मॉल हीट ट्रांसफर है, कोई लार्ज हीट ट्रांसफर है, लेकिन हीट ट्रांसफर, राइट, ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की मैं बात करूं, बहुत बार सर एनर्जी क्या है, तो आप बहुत बार हम एनर्जी की भी डेफिनेशन देते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी से केवल वर्क नहीं होता है, एनर्जी से वर्क भी होता है, एनर्जी से हीट ट्रांसफर भी होता है। हमारे लिए वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए हीट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए एनर्जी को बहुत ज्यादा कुछ डिफाइन करने की कोशिश मत करो। जनरली हम ये कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, ये मुझे लगता है आधी अधूरी डेफिनेशन है, ये उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, यस, एनर्जी से वर्क भी हो सकता है, तो एनर्जी से हीट भी ट्रांसफर हो सकती है। यूं कह दो बस, इस दुनिया में है क्या, हीट, सॉरी, इस दुनिया में क्या है, एनर्जी और मैटर, यही तो है। इस पूरी दुनिया में एनर्जी है और मैटर है। एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब एनर्जी की कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन देने की कोशिश मत करो। हाँ, ये बोलो कि एक सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, आगे मैं बताऊंगा और इसके कितने टाइप्स होते हैं, बट सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, ये आप कह सकते हो। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, कंफ्यूजन कहां होता है वो मैं बता रहा हूं। लाइट की बात करते हैं, लाइट। अब ये लाइट क्या है? वर्ड तो हम बोलते हैं लाइट है, व्हाट इज लाइट? वो भी एनर्जी है। लाइट को मैं एनर्जी बोल सकता हूं? क्या लाइट को मैं हीट भी बोल सकता हूं? बेटा, जो मैं एक बार बोल चुका हूं वो समझ लो, उसके बाद बार बार उसी चीज पे मत पूछो, है ना। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, 10 क्वेश्चन मत पूछो। गलत गलत तुम्हारे कमेंट को मैं नहीं जस्टिफाई कर सकता किसी तरह से। व्हाट इज लाइट? क्या लाइट को मैं हीट बोल सकता हूं? लाइट इज हीट। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, रेडिएशन। कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। लाइट इज एनर्जी नॉट हीट, राइट। कमेंट बंद हो गए भाई, जस्ट अ मिनट। तो अब मैं आपको बताता हूं, लाइट जो है वो हीट ही है, क्योंकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इसके पता 3 तरीके होते हैं, यानी हीट ट्रांसफर 3 तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट 3 तरह से ट्रांसफर होती है, आप सबको पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और ये लाइट क्या है? लाइट एक तरह की रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, रेडिएशन बोल दो, बात सब कुछ वही है। यही तो इस सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, हम इतने सारे वर्ड्स यूज करते हैं, उसी में हम उलझ के रह जाते हैं। तो रेडिएशन क्या है वो, अच्छा, दूसरा क्या होता है, रेडिएशन बोलते सर रेडिएशन तो खतरनाक होते हैं। सारे रेडिएशन खतरनाक नहीं होते भाई। गामा रेज खतरनाक हो सकती है, एक्सरेज हो सकती है, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव जो हम यूज कर रहे हैं, एफएम वेव्स, ये हर कोई खतरनाक नहीं है। तो सन से अर्थ तक लाइट आ कैसे रही है, एनर्जी कैसे आ रही है?
हीट ही तो क्यों, सन से अर्थ तक एनर्जी क्यों आ रही, बिकॉज सन का टेम्परेचर ज्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है तो वो हीट है। अब वो क्यों, किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो कोई मीडियम नहीं है, तो एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लाइट भी बोलते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रेडिएशन भी बोलते हैं। हाँ, ये सही बात है, हर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप देख नहीं सकते हो, ज्यादातर हम विजिबल की बात करते हैं, बट विजिबल लाइट भी एक तरह की रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो ये तीन तरीके होते हैं। तो हीट यानी रेडिएशन, मतलब लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक जगह से दूसरी जगह अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर करना है तो रेडिएशन एक तरीका है। दूसरा तरीका, जैसे एक सॉलिड ब्लॉक है, एक तरफ से हीटअप कर दो तो दूसरी तरफ अपने आप गर्म हो जाता है, एक तरफ गर्म कर दो तो वहां पर क्या हो रहा है, एटम टू एटम आपस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसे कहा जाता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होते हैं, एक जगह गैसेस हीटअप हो गई तो वो गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हुए दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मूवमेंट होता है, सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हीट तीन तरह से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अभी हम बस नाम समझ में आना चाहिए, और इन्हीं रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, लाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। रोशन अब पूछ रहा, सर वाई गामा रेडिएशन इज हार्मफुल टू अस। अब बेटा यही बात है ना, काम की बातें करें, कौन रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सा नहीं है, किससे देख पाते हैं, किससे नहीं देख पाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को काम करते हैं, साइड में रख देते हैं, पहले ये सारी बातें कर लेते हैं, नहीं ये सारी बातें कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन वो पूछो जो रिलेवेंट हो, इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट टाइम ये इतने वर्ड्स ही यूज मत करो। ये वर्ड्स जब यूज कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि यार ये वर्ड जो मैंने नया यूज किया वो क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा था, जब मैंने पूछा ना किसी से लाइट क्या है, तो उसने पता क्या लिखा, लाइट इज हीट एनर्जी। अब उसने क्या किया भाई साहब, हीट और आगे एनर्जी और लगा दिया। इसका मतलब एनर्जी अलग और हीट एनर्जी अलग। कोई बात नहीं रोशन, लाइट है ना, हीट और एनर्जी दोनों को कंबाइन कर दिया भाई, एक नया वर्ड आ गया। हीट एनर्जी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, हीट अलग है, एनर्जी अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा कोई वर्ड नहीं है। हीट इज एनर्जी डेफिनेटली, हीट एनर्जी है इसे, बट हीट एनर्जी जैसा कोई वर्ड नहीं है। ढूंढ लेना बेटा थोड़ा सा, रेडिएशन, कंडक्शन, ये कहीं और थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। यहां हर वर्ड में लिखूं, उसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गया तो हीट को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड लिखा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और, तो फिर तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। और वैसे मैं समझा चुका हूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन का सबसे अच्छा फायदा है क्या, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। कंडक्शन हो या कन्वेक्शन, आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, राइट। इफ सिमिलरली जो वर्क होता है ना, वर्क, यहां पर हम वर्क को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक को पीवी वर्क, एक वर्क पीवी, और बाकी जितने भी वर्क है उसे हम कहते हैं नॉन पीवी। क्या मतलब हुआ इसका, पीवी वर्क का फुल फॉर्म होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, पिस्टन अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो वर्क हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फोर्स के कारण। तो पिस्टन अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो इसे बोलते हैं हम पीवी वर्क। पीवी वर्क जहां पर पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कार्स है, जितनी भी बाइक्स हैं, इन सब में कौन सा वर्क हो रहा है, पीवी वर्क हो रहा है। ये हमारी लाइफ में अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पीवी वर्क, लेकिन हाँ कंटेनर जिसमें क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए। नॉन पीवी वर्क का एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं तो इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क क्या है साहब, एक वायर में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी उस पर भी फोर्स लग रहा है।
वायर में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी उस पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वहां कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वो कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिक वर्क। इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पेन नीचे चला जाता है, यानी मूवमेंट हुआ, इसका भी फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही, ये भी वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क। तो ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सब क्या है? नॉन पीवी वर्क है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यानी पीवी वर्क और बाकी जितने भी वर्क हैं उन सबको आप अलग डाल दो, नॉन पी वर्क। इस चैप्टर में मेनली हमारा डिस्कशन किस पर होगा पता आपको? पीवी वर्क पर होगा। इस चैप्टर में मेनली हमारा डिस्कशन किस पर होगा? पीवी वर्क पर होगा। एक इंजन, जितने भी इंजन आप बोलते हैं ना, कार में, बाइक में, उन सब में ये पीवी वर्क होता है, और इस चैप्टर में हम ज्यादातर इसी की बात करेंगे। बाकी जितने भी वर्क है उनको हमने अलग डाल दिया। बाकी जितने भी वर्क में कोई पूछे कौन कौन से, तो ज्यादा नाम आपको अभी नहीं लेने, दो नाम लेने हैं, इलेक्ट्रिक वर्क और ग्रेविटेशनल वर्क। और आपको पता हो तो अच्छी बात है, बट अभी दो ही वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क, वायर में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है जिसके कारण भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये दो तरह के वर्क हो गए। लेकिन अब मैं इस चैप्टर में जब भी बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? वर्क। यानी अगर मैं बोलता हूं वर्क, मतलब मेरा मतलब किससे होगा? पीवी वर्क से होगा, राइट। हाँ, हीट कैसे फ्लो कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक जगह से दूसरी जगह, वो हो सकता है कंडक्शन से करे, हो सकता है कन्वेक्शन से करे, हो सकता है किससे करे? रेडिएशन से करे, ठीक है। अब हाँ, और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं बेटा। चौहान, मैग्नेटिक वर्क, देखो सीधी सी बात है, फोर्स बदल गया, वर्क बदल गया। मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक वर्क। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक वर्क। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल वर्क, ठीक है। तो पीवी वर्क कब सोचोगे? पिस्टन लगा होना चाहिए। पीवी वर्क मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तो वर्क है पीवी। बाकी सब जगह नॉन पीवी, ठीक है। अब ये तो बात हम कर रहे हैं हीट, वर्क और एनर्जी। अब मैं वापस से एनर्जी पर आ रहा हूं। ये जो एनर्जी होती है, ये कौन कौन सी होती है? ये कौन कौन सी होती है? एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी कौन कौन सी होती, कौन कौन सी टाइप की एनर्जी आप लोगों को पता है? काइनेटिक पोटेंशियल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, गिब्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और किसी का कहना है सर ओनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अच्छा, लेटिस एनर्जी, विंड एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। वाह, बिल्कुल सही, बहुतों ने सही सही बोला है। तो मैं आपको बता दूं, ये इतने सारे जो आप नाम ले रहे हो ना, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे इससे पहले क्या था? लाइट, हम किसी ने मन किया तो वर्ड बोल दिया रेडिएशन आ रहे हैं, किसी ने वर्ड का यूज किया लाइट आ रही है, किसी ने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। कोई, हर कोई अपने अकॉर्डिंग एक वर्ड यूज कर लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं साहब। ये मैं सही बोल रहा हूं? ये जो होता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची, मुझे लगता है ये कि यूज क्या भाई, एक चीज का एक ही नाम होना चाहिए ना। नहीं, पानी पानी है, दैट्स इट। पानी को कोई जल भी कहता है, कोई नीर भी कहता है, और जबरदस्ती और क्वेश्चन बना बना क्यों याद करें भाई? एक चीज का एक नाम पता होना चाहिए ना, 10 नाम क्यों पता करें? लेकिन नहीं, करो। वही चीज यहां पर भी हो रही है।
यहां पर अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये दो नाम ले लिए ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको और कोई वर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी आपने अभी नाम बोले ना, या तो ये काइनेटिक है या ये पोटेंशियल है। जो भी मूवमेंट के कारण एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मूवमेंट, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू सम फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी ने बोल दिया न्यूक्लियर एनर्जी, अरे भाई न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी फोर्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। मूवमेंट तीन तरह का होता है, मूवमेंट तीन तरह का होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब काइनेटिक एनर्जी है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ये तीन तरह का मूवमेंट होता है, तो ये सब काइनेटिक एनर्जी है। अब होता क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर आता है, मैं तो मैकेनिकल एनर्जी वर्ड बोलूंगा सर, केमिकल इंजीनियर आता है वो कहता नहीं सर केमिकल एनर्जी हो, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग एक नया वर्ड बोल रहा है। बट एनर्जी तो दो ही तरह सिस्टम के अंदर, या तो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे थर्मल एनर्जी की मैं बात करूं, थर्मल एनर्जी पता है एक तरह से क्या, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अब टेम्परेचर को हमने थर्मल से रिलेट कर दिया, थर्मल एनर्जी हो गई, वो थर्मल एनर्जी हो गई, राइट। तो वो थर्मल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कोई कह रहा सर कंप्यूटर साइंस वाले क्या बोलेंगे, बेटा वो सब यूज करते हैं, वो केमिकल इंजीनियर वाला भी काम करते हैं, मैकेनिकल वाला भी काम करते हैं, सब करते हैं। तो इसलिए यहां पर पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये फालतू के जो वर्ड्स है ना, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इन्हें हमें साइड में करना होगा, इन्हें हमें साइड में करना होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिख दिया था हीट एनर्जी, अरे कुछ होता ही नहीं है, हीट अलग चीज है, वर्क अलग चीज है, हमने एक वर्ड और नया बना दिया, मन में आए तो नया वर्ड आ जाता हमारे दिमाग। तो एनर्जी आज के बाद केवल दो ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम के अंदर एनर्जी दो ही फॉर्म में होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल। इसके अलावा तीसरा नाम मत बोल देना भाई, इसके अलावा तीसरा नाम मत बोल देना, ये मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, पता नहीं कितने सारे नाम आप बोल रहे हो, सोलर एनर्जी, कोई उससे लेना देना नहीं। अब इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है एक सब्सटेंस के लिए, फॉर ए सब्सटेंस या फॉर ए सब्सटेंस और सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको बाद में लिखना, बाद में लिखना इसको, अगर लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, बट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर इसको लिखना। लेट से हमारे पास H2O है लिक्विड और H2O गैस है, ठीक है। H2O लिक्विड भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और H2O गैस भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों ही 100 डिग्री पर है। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, H2O लिक्विड की या H2O गैस की? हाँ, कुछ और एनर्जीज है बेटा, वो पापा की लात, मम्मी की थप्पड़, वो सब अलग कैटेगरी है।
वो सब अलग कैटेगरी है। निहाल का कुछ कहना है, ज्यादातर का तो यही कहना है गैस की ज्यादा होगी, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका कहना है दोनों की सेम हो। हेमंत का कहना है सेम होगी। कुछ का कहना है लिक्विड की ज्यादा होगी। नदीम का कहना है सेम। श्रुति का कहना है दोनों की बराबर होगी। तो मैं आपको बता दूं, सुन के थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लगेगा नहीं सर कुछ गलत गलत आप पढ़ा रहे हो सर, बट फैक्ट ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो आप कह सकते हो सर हमने तो पता नहीं कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में गैसेस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं, वो जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी आप बात करते हो वो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो। गैसेस की ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ट्रांसलेशनल मूवमेंट पता है, आप दौड़ के जा रहे हो तो ये आपका ट्रांसलेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट पता है क्या है, स्पिन, बॉल स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, दैट इज रोटेशनल। वाइब्रेशनल स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग के कारण, दैट इज वाइब्रेशनल, राइट। रोटेशनल, बॉल को थ्रो फेंक दिया, सीधी सीधी जा रही है, एक पत्थर को फेंका, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो आप पढ़ते हो ना वो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यस, गैसेस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, लेकिन लिक्विड और सॉलिड की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। सॉलिड की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज्यादा होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर सेम है तो तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम लिक्विड और गैस का सेम होगा। तो तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ये सेम होगा। ये तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, और यहां पर भी 100 डिग्री, यहां पर भी 100 डिग्री, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर। हाँ, लेकिन बहुतों को लगता है सर लिक्विड को गैस में लेके जाएंगे तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, वो एनर्जी कहां गई? तो जो आप लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए एनर्जी दे रहे हो ना, वो जा कहां रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। यस, H2O गैस की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लिक्विड से ज्यादा होगी। क्यों? समझाता हूं इस चीज को, समझाता हूं। जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, सुनना, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो आपको उन्हें दूर दूर ले जाने में एफर्ट्स लगानी पड़ती है। अपने आप दूर नहीं जाते, आपको उन्हें दूर ले जाना पड़ता है, नहीं आपको वर्क करना पड़ता है, नहीं मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और जो आप एनर्जी वर्क की फॉर्म में दे रहे हो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। इस पेन को मैं अर्थ की सरफेस से दूर लेके जा रहा हूं, इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अर्थ और पेन के बीच में अट्रैक्शन था। जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और आप इन्हें दूर दूर लेके जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात? सुन लेना, आगे बहुत जगह ये सेंटेंस बोलूंगा। जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और आप उनको दूर दूर लेके जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है? लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास में, गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है। जब लिक्विड से गैस में मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यानी लिक्विड से गैस में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए कह सकते हो टोटल एनर्जी, या सिंपली एनर्जी बोलूंगा तो टोटल ही हो जाएगी, बट यस, टोटल एनर्जी जो होती, जनरली इसको हम यू से लिखते हैं, वो इसकी टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी, वो इसकी टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी, काइनेटिक नहीं होगी, काइनेटिक नहीं होगी। पूछो पूछो जो भी डाउट है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं जो से। पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं तो सचिन बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है।
दूर दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती है। और कहां से तुम्हारे दिमाग में आया, पेन अर्थ से दूर जा रहा है तो पेन की एनर्जी बढ़ती है या कम हो रही है? सर पर स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, वापस लिखो श्रुति, क्या लिखना चाहते, पढ़ते हैं कि दूर, फिर से श्रुति आप, गैस की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी का मतलब ही क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड, मतलब आप कौन सी स्पीड की बात कर रहे हो, ट्रांसलेशनल। वो केवल ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी केवल ट्रांसलेशनल के कारण नहीं होती, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन सर पोटेंशियल के फॉर्मूले जो, अरे बेटा फॉर्मूले लगा रहे हो, आधी अधूरी नॉलेज लगा रहे हो तो गड़बड़ तो होगी ना। किसी ने कहा कि सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दूर जाएंगे तो देखो सर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी। अरे बेटा आधा गया। जब अट्रैक्शन होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है माइनस में होती है। दूर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर माइनस साइन होता है जब अट्रैक्शन होता है ना रुद्रा? और दूर दूर जाने पर माइनस वैल्यू कम हो रही, -10 से -5, -2। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? हाँ हाँ, आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सुनते रहो, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बहुत गलत गलत नॉलेज है, बहुत गलत गलत चीजें पता है, तो इसलिए वो गड़बड़ होती है। अभी क्या हो ना, सारे गलत गलत थॉट्स निकल निकल के आ रहे हैं, उछल उछल के आ रहे हैं साहब। एक सेंटेंस क्या बोला मैंने, बस ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ गया, सर ने क्या बोल दिया। बट जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। और इसी कारण से भाई, इसी कारण से जेई में क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत बार, और एक बहुत तो क्या लगता है, एक क्वेश्चन का अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, जेई में आपको भी पता है कितने लाख पास हो, कितने लाख में से कितने पास होते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं ना, समझ जाओ वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि अगर वो सही हो गया तो सारे थोड़ी पास हो जाएंगे। सही आंसर कम देते हैं, गलत आंसर ज्यादा देते हैं, राइट? तो पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी, एक सेंटेंस यहां पर लिखो, काइनेट फॉर ए सिस्टम और सब्सटेंस, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नोट करके बॉक्स में डाल देना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यानी एक कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कह दो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, अब क्वेश्चन यह आता है यहां पर कि सर इसको समझाओ, इसको नहीं समझा सकते। बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूं जो इस चीज को जस्टिफाई करती है, बहुत सारी ऐसे बातें बता सकता हूं कि हाँ इस चीज, जो इस चीज को जस्टिफाई करती है। एक कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर जरूर बढ़ता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। इसके सपोर्ट में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो दूंगा, जिससे ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, राइट? सुनना अब अच्छी तरह से इस चीज को, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो रियली में आप फील कर सकते हो, उसकी मैं बात करूंगा। तो एक तो ये सेंटेंस, फॉर ए सब्सटेंस और सिस्टम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को समझने का, ठीक है? इससे अच्छा यूनिक एग्जाम्पल दुनिया में दूसरा नहीं है। ये मैं इसलिए एक एग्जाम्पल के बाद ये नहीं कि सर और दे दो, ये सबसे सिंपल आसान तरीका है समझने का।
एक काम करो, आप सभी लोग फूंक मारो, फूंक मारो, दो तरह से फूंक मारो, एक तो पूरा मुंह खोल के, और एक हाथ रखो और फूंक मारो, और एक ऐसे। क्या डिफरेंस फील कर रहे हो वो बताओ। पार्थ बेटा, हाफ mv स्क्वायर ये केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो v आप यूज करते हो ट्रांसलेशनल स्पीड है, उससे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। दुनिया से बाहर निकलो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशनल नहीं है। अभी तक जब भी आपने पढ़ा, ट्रांसलेशनल से आगे आपकी गाड़ी नहीं गई, इसीलिए आपको बस वही लग रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अरे वो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए वो गड़बड़ हो रही है। हाँ, अब वापस आते हैं, क्या फर्क डिफरेंस है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडी, राइट। हवा एक जैसी नहीं है, एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। तो यहां पर अब क्यों ऐसा हो रहा है, यानी आप सोचो, आपके अंदर से हीट एनर्जी निकल रही है, यूं कह दो आप फूंक मार रहे हो, आपके अंदर बॉडी से एयर निकल रही है, और ठंडी भी और गर्म भी है। ऐसा कैसे हो गया? जस्ट अ मिनट वेट करो, मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे आप लोगों के। अब मैं समझाता हूं इसको, अब मैं समझाता हूं, जो कह रहा हूं वो सुनो, ठीक है। होता क्या है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आउटसाइड टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके अंदर की जो हवा है वो गर्म है। तो जब आप फूंक मारते हो पूरा मुंह खोल के, तो अंदर की जो हवा है वो निकल रही है और उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए वो आपको गर्म लग रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा मुंह ओपन करके, थोड़ा सा ऐसे, तब आप फूंक मार रहे हो, तो हो क्या रहा है कि स्मॉल ओपनिंग से जैसे ही एयर बाहर आ रही है, जैसे ही एयर बाहर आ रही है, वो बाहर आते ही एयर, ये आपका मुंह यू मान लो समथिंग, यहां से जैसे ही एयर बाहर आ रही है, वो आते ही पता है क्या हो रही है, छोटी सी ओपनिंग से गैसेस जैसे ही बाहर आ रही है, वो बाहर आके एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब जब गैसियस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, और अब वो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जुड़ जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है और वो दूर दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे लिक्विड से मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं, H2O लिक्विड से H2O वेपर, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां पर भी जब जैसे ही मुंह से गैस बाहर निकली, एयर बाहर निकली, वो उसके मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। यूं कहते कंप्रेस्ड गैस थी, वो मुंह के अंदर से आ रही कंप्रेस्ड गैस थी, जैसे ही बाहर निकली वो एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। अब क्वेश्चन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? भाई एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट है, एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है वो कहां से आएगी? तो ये जो मॉलिक्यूल है जो दूर दूर जा रहे हैं, इन्हीं की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होके किस में चली जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो टेम्परेचर भी कम होगा। अरे इफ्यूजन डिफ्यूजन छोड़ो बेटा, मन हर दुनिया जहां में क्या होता है ना, कि कोई कुछ भी पूछे, अपनी सारा जितना आज तक का ज्ञान है सब लिख दो यहां पर, कोई फ्यूजन कोई डिफ्यूजन कोई कुछ भी। सुन रहे हो, या ना इफ्यूजन हो रहा है ना डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो मत ज्ञान डालो, जो मैं कह रहा हूं वही सुनो, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से जैसे ही आपने फूंक मारी, गैसेस मॉलिक्यूल, कंप्रेस्ड गैस, पूरा मुंह खोल रहे हो तो कंप्रेस्ड नहीं है, पूरा मुंह खोल रहे हो तो गैस कंप्रेस्ड नहीं है, थोड़ा सा मुंह खोला तो वो गैस मुंह से या स्मॉल ओपनिंग से कंप्रेस होके बाहर आ रही है। वो जैसे ही बाहर निकली कंप्रेस्ड एयर, वो एक्सपेंड हुई, वो एक्सपेंड हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई,
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, इसीलिए वो ठंडी हो गई। आपको पता है जो आप एसी यूज करते हो, जो आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, वो इसी पर बेस्ड है। आपने सुना है एसी रेफ्रिजरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसका कंप्रेसर। वर्ड सुना होगा आपने, एसी में या रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर होता है जो उसका मेन पार्ट होता है। आपको पता है एसी कैसे काम करता है? एसी कैसे काम करता है? रोनित बेटा समझा चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, अब रहने दो। तो वो कम एसी में पता है क्या होता है? एक कंप्रेसर होता है और एसी के अंदर अपनी एक गैस होती है। एसी के अंदर अपनी एक गैस होती है, ठीक है। तो एसी सबसे पहले क्या करता है? उस गैस को कंप्रेस करता है, गैस को कंप्रेस करता है। फिर उस कंप्रेस्ड गैस को, आपने एसी में देखा होगा बहुत पतले 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 पाइप्स होते हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं, देखा आपने? तो वो एसी कंप्रेस्ड गैस को उन पाइप्स में रिलीज करता है। जैसे ही वो कंप्रेस्ड गैस उस पाइप में रिलीज होती है, वो एक्सपेंड होती है, तो अंदर वाली गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो पाइप्स के अंदर जो गैस होती है वो ठंडी हो जाती है। तो उन पाइप्स के बाहर चारों तरफ जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की एयर से अब हीट पाइप के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो ठंडी हो गई। तो बाहर की जो एयर है उससे एनर्जी यानी हीट पाइप के अंदर चली जाती, तो बाहर की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है और वो ठंडी ठंडी एयर हमारे रूम में ट्रांसफर। और यही एसी के अंदर वाली जो गैस होती है वो एक्सपेंड होती है, फिर वापस कंप्रेसर तक जाती है, कंप्रेसर फिर से उसको कंप्रेस करता है और यही साइकिल चलता रहता है। यही साइकिल चलता रहता है। एसी में पहले क्लोरोफ्लोरो, एसी रेफ्रिजरेटर में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, आई थिंक आजकल नहीं होता, आजकल कुछ और यूज होता है। अरे बेटा फिर एसी में कौन सी गैस ले, कोई भी गैस ले सकते हैं, तो वो उससे मतलब नहीं है, कौन सी गैस लेंगे कौन सी नहीं लेंगे वो अलग चीज हो गई। फिर से कह रहा हूं, डाउट वो पूछो जो थोड़े रिलेवेंट हो। अभी जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो कोई पूछा सर कौन सी कम हुई? ट्रांस अरे कम हो गई काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। अभी हमें इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है? काइनेटिक एनर्जी से। अलग अलग सोचना ही नहीं है हमें, अलग अलग से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़े से रिलेवेंट कमेंट पूछो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। और सुनो, केवल केवल सुनो, ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ही सुनो। सोचो बस इतनी दुनिया है, उससे ज्यादा की दुनिया नहीं है। सेकेंड एक और, यानी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां से आप समझा सकते हो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसीलिए हवा जो है वो ठंडी हो रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है? मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है? हाँ गौरव, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ती है, लेकिन क्या हुआ, कुछ जनता को 10 मिनट पहले वाला स्टेटमेंट याद ही नहीं रहता। मैं ये चीज 4 बार समझा चुका हूं, वापस रुको पहले। जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्यों बोला था? कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है, आप उन्हें दूर दूर लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मैंने एग्जाम्पल दिया था इस पेन का कि पेन को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जा रहा हूं, पेन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है, तो दूर दूर लेके जाने पर इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन या तो लगता है कि वो क्या था ना, कौन सी मूवी थी, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
हाँ, कि सर 15 मिनट पुराना हमें याद नहीं रहता। चलो 15 तो ज्यादा सर, 5 मिनट पुराना भी हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हाँ, तो ये समझाने के बाद आगे बढ़ता हूं। फिर पुराना सर ये और समझा, तो अरे सुनो ढंग से ना, तब समझ में आएगा। कोशिश करो, थोड़ा फोकस करो कि हाँ सर ने ये बोला ये बोला, वो याद रहे। अच्छा, अब वापस आते हैं मटके वाले एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? तो ये तो सबको पता है कि जो मटके में पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से पानी इवोपोरेट हो जाता है साहब। तो मुझे ये बताओ कि वो पानी इवोपोरेट हो रहा है, ये तो समझ में आता है। तो अंदर वाला पानी ठंडा क्यों हो रहा है? अंदर वाला पानी ठंडा क्यों हो रहा है? आदर्श का कहना है इवोपोरेशन का कॉजेस कूलिंग। क्यों? कुछ कुछ लोगों ने बहुत सही से आंसर लिखा है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि कमेंट पढ़ता हूं तब तक गायब हो जाता हूं। जनरल आंसर क्या था वो मैं बताता हूं। बहुतों को क्या लगता है सर, वो पानी के जो पोर से मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, तो मटके के अंदर में से एनर्जी ले जाते हैं, एनर्जी ले जाते हैं, इसलिए मटके के अंदर की एनर्जी कम हो जाती है। अब जैसे ही एनर्जी कम होती, खट से देखो आप, अब एनर्जी कम होती तो बोल दोगे कहां है, टेम्परेचर कम हो गया। तो एक डाउट अभी मैं आ रहा हूं उस पर और डिटेल में, बट अच्छा, मटके के अंदर में से एनर्जी कम हो गई, इसीलिए उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो जो मॉलिक्यूल बताओ वेपराइज हो रहा है, उसकी एनर्जी तो बढ़ रही है। इसका मतलब जो पानी इवोपोरेट हो रहा है वो गर्म हो जाता होगा। जो पानी इवोपोरेट हो रहा है यानी मटके के चारों तरफ गर्म लगना चाहिए फिर तो। क्यों? क्योंकि वो पानी एनर्जी लेके जा रहा है। बिल्कुल प्रत्युष, बहुत सही लिखा तुमने। हाँ, अब इसको ढंग से एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग बहुत सही कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बट बिल्कुल बढ़िया। इसको ढंग से एक्सप्लेन करना है तो वर्ड यूज करो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझाता हूं इसको। क्या हो रहा है, मटके के से पोर से जो मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट हो रहे हैं, इवोपोरेट हो रहे हैं मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, अट्रैक्शन है, दूर दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? तो जो मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं वो अपनी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को भी यूज करते हैं थोड़ी बहुत। और मटके के अंदर, अब मटके के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। मटके के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है, वो दूर दूर नहीं हो रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो फिर जो मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है वो मटके के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी क्या निकाल रहा है? काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी को लेके वो अपने आप को वेपराइज कर रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, उससे अपने आप को वेपराइज कर रहा है, मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो मटके के अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हुई और जो पानी के मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए जो वेपराइज हो रहा है वो हीट अप नहीं होगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जो वेपराइज हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हुई, बाहर जो मॉलिक्यूल है वेपराइज हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। जितना ज्यादा पानी वेपराइज होगा उतना ही अंदर का पानी ठंडा होगा। स्टील के घड़े में क्यों पानी ठंडा नहीं होता है? क्योंकि वो पोर्स ही नहीं होते हैं, पानी वेपराइज ही नहीं होता, तो इसीलिए अंदर की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम नहीं होती है।
पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिलेट करना वो समझ लेना। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन है, अगर डिस्टेंस वही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। मटके के अंदर के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस वही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो मटके के अंदर की कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। राइट। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना। आपको पता है जब स्नोफॉल होता है ना, स्नोफॉल होता है, तो वैसे तो मशीन्स भी होती है, लेकिन आप रोड से स्नो को हटाने के लिए सॉल्ट स्प्रे किया जाता है, सॉल्ट फेंका जाता है उस पर। सुना है कभी? जब स्नोफॉल होता है तो रोड से स्नो को हटाने के लिए मशीन्स भी होती है, बट स्नो पर सॉल्ट छिड़क दो, उससे भी जल्दी जल्दी वो आइस मेल्ट हो जाती है। यानी स्नो पर आप सॉल्ट स्प्रे फेंक दो, सॉल्ट थ्रो कर दो, तो वो जो स्नो है, आइस जो है वो जल्दी मेल्ट कर जाती। कमेंट बंद हो। आइस जो है वो जल्दी मेल्ट कर जाती है। ये एक फैक्ट है, इसको ऐसे भी याद रखना कि यानी आइस को मेल्ट करना है तो उस पर सॉल्ट स्प्रे कर दो, सॉल्ट थ्रो कर दो, जिससे आइस जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यूं कह दो। मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया किसी का, मतलब उसकी मेल्ट होने की टेंडेंसी बढ़ गई। मेल्ट होने की टेंडेंसी बढ़ गई। मेल्टिंग पॉइंट बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, एक ही बात है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बात है। थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ा हुआ भी है, लिक्विड सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पढ़ा हुआ भी, राइट। तो कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं, नई चीज है। अब ये तो आप सबको पता है। अब मैं आइसक्रीम वाले का एग्जांपल लेता हूं। एक मटका कुल्फी आपने देखी कभी? मटका कुल्फी खाई? आजकल तो बहुत कम दिखता है, आजकल तो मोस्टली जो है रेडीमेड आइसक्रीम्स आती हैं, मतलब रेडी। पहले के टाइम पर आपने लाल कपड़ा लपेटे हुए एक मटका होता था, उसमें से आइसक्रीम होती थी, मटके की डिब्बी निकाल के वो फिर उसमें से आइसक्रीम निकाल के देता है। आपको पता है वो जो मटका कुल्फी का जो मटका होता है उसमें आइसक्रीम की डिब्बियां होती है जिसमें आइसक्रीम होती है, और उस मटके में जो मटका कुल्फी बनाने वाला होता है, पता है वो क्या करता है? आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए, जमाने के लिए, वो उसमें आइस डालता है। आइस डालकर उसमें, पता है, वो सॉल्ट डालकर उस मटके को बंद कर देता है। आइस डालता है, सॉल्ट डालता है, और फिर उसके बाद उस मटके को बंद कर देता है। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यार वो मटका कुल्फी वाला जो है आइस डाल के उसमें सॉल्ट क्यों डाल रहा है? आइसक्रीम की डिब्बियां बंद होती है, ये नहीं कि सर सॉल्टी टेस्ट लगा बनाने के लिए आइसक्रीम पर सर वो सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट आता, बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई मटके वो बंद होती है, तो वो आइसक्रीम में यानी उसमें आइस डाल के उसमें सॉल्ट क्यों डालता है? क्योंकि सॉल्ट डालने से तो जो आइस है वो और मेल्ट हो जाएगी। तो जब आइस को मेल्ट ही करना है तो भाई पानी डाल दे। आइस को मेल्ट ही करना है तो पानी डाल दे। नहीं, आप कह सकते हो कि सर उस मटका कुल्फी वाले ने थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है कि उसे पता ही नहीं सर कि आइस पर सॉल्ट डालने से आइस मेल्ट हो जाती, उसे तो बचा है, पता ही नहीं बेचारे को। उसे सब पता है भाई, उसे सब पता है। हमें लगता है कि उसे नहीं पता, उसे बहुत कुछ साइंस पता है। उसके एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते, लेकिन उसको साइंस पता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे उसके पास। मैं बताता हूं क्या होता है। होता क्या है, आइस एक आइसक्रीम कब जल्दी फ्रीज होगी? जब मटके का टेम्परेचर जितना कम होगा, यानी -5 डिग्री पर आइसक्रीम
फ्रीज मान लो 5 आवर्स में हो रही है तो -10 डिग्री पर हो सकता है, 4 आवर्स में हो -20 डिग्री पर, 3 आवर्स में ऐसे ही होगा। जितना कम टेम्परेचर होगा आइसक्रीम उतनी ही जल्दी फ्रीज होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आइसक्रीम वाला उसके पास जो आइस है, मान लो उसके पास जो आइस है उसका टेम्परेचर ही -5 डिग्री सेल्सियस है, उसने वो आइस मटके में डाल दिया तो मटके का टेम्परेचर भी -5 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि जितना आइस का है उससे कम थोड़ी होगा। तो -5 डिग्री मटके का टेम्परेचर है, उस पर आइसक्रीम फ्रीज होगी। अब उसमें हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे जा, बट वो मटका कुल्फी वाला चाहता है कि आइसक्रीम जल्दी फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए मटके के अंदर का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर कम कैसे करें, जो आइस डाला है वही -5 डिग्री का, उससे ज्यादा क्या करें? वो अब दिमाग लगाता है, वो उसने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने से क्या होता है, जो आइस है ना, आइस वो मेल्ट होती है, लिक्विड सॉरी सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में, लिक्विड से गैस जब भी जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी आइस मेल्ट हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मटका तो बंद है भाई, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? तो वो आइस जो मेल्ट हो रही है वो अपनी ही काइनेटिक एनर्जी को कम करके पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देती है। तो आइस जब मेल्ट हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन उस आइस की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी ये जो टेम्परेचर आइस का -5 डिग्री सेल्सियस था, जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगी टेम्परेचर -6, -7, -10, -12, -15 और कम होता जाएगा, इसलिए वो आइसक्रीम जल्दी फ्रीज हो जाती है। समझ में आई बात? आप किसी कमरे में बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि कमरे का टेम्परेचर कम हो जाए, आपके कमरे में एसी नहीं है, आप क्या करो, एक आइस की स्लेब लाके कमरे में रख दो, आइस की स्लेब कमरे में लाके रख दो। अब आप चाहते हो कि जल्दी टेम्परेचर कम हो, उस आइस को जल्दी जल्दी मेल्ट करो, जल्दी जल्दी मेल्ट करो, उस पर सॉल्ट डाल दो, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। आपको पता है स्नोफॉल जब होता है ना, जब स्नोफॉल होता है उस टाइम पर सर्दी नहीं लगती। आई नो वेरी वेल, जब स्नोफॉल हो रहा था तो लगता नॉर्मल है यार, कुछ नहीं है। सर्दी पता कब लगती है? उसके 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद क्यों सर्दी लगती है आपको पता है? 2 दिन 3 दिन के बाद, उसके बाद क्या होता है, वो स्नो जो है ना वो मेल्ट होने लगती है, और वो जो स्नो जब मेल्ट होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती तो काइनेटिक एनर्जी, एयर से वो क्या लेती, काइनेटिक एनर्जी, और एयर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण वो एयर जो है आसपास की वो ठंडी हो जाती है, आसपास की एयर ठंडी हो जाती है। इसीलिए 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वहां ठंड पड़ती, ठंड पड़ती। आपने सुना होगा कश्मीर में इधर जब स्नोफॉल होता ना तो उसके थोड़े दिनों बाद जब स्नोफॉल होता तो कहा जाता अब सर्दी बढ़ेगी साहब। क्यों बढ़ेगी? उसका कारण ही है। आपको पता ग्लेशियर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ? ग्लेशियर्स का इंपॉर्टेंट रोल पता क्या है? कि ग्लेशियर क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होता है, एक दो फायदे होते हैं। एक तो हमें गर्मियों में भी पानी मिलता रहता है, रिवर्स में पानी चलता रहता है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर है, प्योर वाटर। और दूसरा एक और फायदा क्या है, जब वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना, आइस मेल्ट होती है तो एयर से वो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी गर्मियों में एयर का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाता बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। लेकिन आपको भी पता है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं।
और जैसे जैसे ग्लेशियर्स कम होंगे अर्थ के हीटअप होने की स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी अगर पिछले 10 सालों में अगर टेम्परेचर कुछ मान लो एवरेज 0.1 डिग्री बढ़ा, 0.2 मुझे नहीं पता, लेकिन धीरे 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 वो स्पीड बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, टेम्परेचर, ग्लेशियर्स इतने है ही नहीं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ग्लेशियर इतने मेल्ट ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स इतने है ही नहीं। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? नकुल ऐसा कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, ये गलत गलत मत रिलेट करो। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में हो सकती है, दैट्स इट। दोनों का सम कांस्टेंट है, ये बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। समझ में आ रही बातें कुछ? हाँ जी। तो फाइनली, और भी एग्जांपल्स है लेकिन बहुत है आज इतने, ये याद। फाइनली आपको अब ध्यान क्या रखना है, जो मैं बोल रहा हूं उतना ही समझना है, उतना ही ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस या सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इवन एक दो चीजें और बता दूं, आप लोग ऐसा बहुत कुछ पढ़ चुके हो कि एक कंटेनर है जिसमें ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है। इस कंटेनर का टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है, बट ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पर हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक का मतलब क्यू नेगेटिव। सिस्टम के अंदर से हीट बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रही है, यानी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, राइट? एनर्जी बाहर आ रही है, एक्सोथर्मिक। तो सिस्टम की कौन सी एनर्जी कम हो रही है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कम हो रही है। सिस्टम की कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये सब मैं तब बोल रहा हूं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो रहता ही है, और वो रहता ही है। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन हो रही है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एंडोथर्मिक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हर जगह आपको, अगर आप केवल ये बोलो ना सर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है, इससे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी आप बोलते हो कि सर एनर्जी बढ़ रही है, बताओ आप कौन सी बढ़ रही है, काइनेटिक या पोटेंशियल? ये पता होना चाहिए, हर जगह आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक में चेंज हो रहा है या पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, या दोनों में चेंज हो रहा है या दोनों में नहीं हो रहा है, ये पता होना चाहिए। हर ये नहीं मेरे अंदर एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर की काइनेटिक बढ़ रही है या पोटेंशियल बढ़ रही है, वो पता होना चाहिए। और इसमें बहुत आसान है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी और डी बन रहा है, सब्सटेंस बदल गया लेकिन टेम्परेचर तो वही है, तो काइनेटिक एनर्जी वही है। चेंज किस में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज मैं बताता हूं, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको सुनो, उसको याद रखो। सीरियसली मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। होता क्या है, अजीबो गरीब बहुत सारे आपके डाउट्स है, कुछ इररिलेवेंट है, कुछ का कोई सिर पैर ही नहीं है। क्यों सोचना वैसे? जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है आप उसको सोच लेते हो और फिर मेरे से पूछते हो। उसका क्या मतलब? और बहुत सारे क्वेश्चन का कोई डाउट है, घोड़े के चार पैर क्यों होते हैं और आदमियों के दो क्यों होते हैं, सर बताओ। कभी मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ इसके दो पैर है, सर इसके दो क्यों हैं, चार क्यों नहीं है? अरे इन क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई? समझ रहे हो मेरी बात? घोड़े के दो पैर क्यों नहीं है?
समझो क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्यू लिखा हुआ है, हीट नेगेटिव, क्यू मतलब हीट से होता है, एक्सोथर्म हीट नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है। तो इसलिए देखो मैं आपके सारे क्वेश्चन का तो जवाब वैसे ही नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो जो भी पूछते हो बड़े इरिलेवेंट होते हैं, कोई उनका सिर पैर नहीं होता, और जिन क्वेश्चन का कोई सिर पैर ही नहीं है उसका क्या जवाब दूंगा, नहीं दूंगा। जो यहाँ अब क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी एक वर्ड आ जाता तुम्हें लगता है वो इससे कनेक्टेड है, अब उसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। ये भी ध्यान रखना आपको। तो आज के दिन केवल मैंने अभी आपको ये बताया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कैसे चेंज होती है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, लाइट क्या होती है, केवल इस पर डिस्कशन हुआ है, सोचो आप। इसीलिए ये चैप्टर अच्छा खासा लेंदी है। बहुत सारी बातें अभी धीरे धीरे बताऊंगा, तब जाके हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। आप सबको पता है इस चैप्टर में आइसोथर्मल एडियाबेटिक होते हैं, उनमें अभी टाइम लगा। 5 लेक्चर बाद कहीं वर्ड आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, तब तक तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी बताता रहूंगा। कुछ नहीं पढ़ के आना आपको, जो मैंने बताया इसी लेक्चर को वापस से सुनना एक बार और दिमाग में फिट कर लेना। जो मैंने समझाया उसी को वापस से सुनना, दिमाग में फिट कर लेना, जो मैं कह रहा हूं बस वही, उसकी आदत डाल लो, उसकी अच्छी तरह से आदत डाल लो। ये मान लो कि बस यही, हाँ जितना तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या है, हाँ जितना बस फोकस कि सर जो कह रहे हैं वही सही है और मुझे वो समझना है, यही दुनिया है, ऐसे ही सोचा जाता है बस, तो जल्दी काम हो जाएगा। देखो डिस्कशन आप और मैं बैठे 1 to 1 कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सॉलिड स्टेट में से S1O1 और ये तो हो ही गई थी, तो एक काम करना, सॉलिड स्टेट में से जेई एडवांस भी हो गई थी क्या? हो तो गई थी, सॉलिड स्टेट की जेई एडवांस हो गई थी क्या? सॉलिड स्टेट की जेई एडवांस, भाई मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, कोई पूछ रहा है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल भी है, ग्रुप भी है, ग्रुप सम चैनल का कुछ ये ऐसा ही कुछ है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय AK के सर। तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं, बट कभी कभी कुछ काम की चीजें मिल सकती है, बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ स्टूडेंट्स है, सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बारे में डेली कितना क्या पढ़ रहे हैं वो लिखते रहते हैं कि आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने इतना पढ़ा, इतने घंटे पढ़े, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, बट ज्यादा टाइम खराब उस पर नहीं करना है। तो ये इस पर ज्वाइन कर लो, कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको, हाँ रेड टी शर्ट वाला है, ब्लैक टी शर्ट वाला है, ऐसे ही है। अच्छा प्रियांशु, ट्रंकेटेड क्यूब और टेट्राहेड्रन डिस्कस करने हैं, वो बाकी है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो S1O1 जेई मेंस बाकी है, सॉलिड स्टेट की वही डिस्कस करेंगे। बाय बाय। हाँ बिल्कुल, अकुल सही डाला है। और कोई नया होमवर्क नहीं है, लेक्चर को वापस से सुन लेना। बाय बाय।